हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल की ऑफ गवर्नमेंट जॉब में। तो गाइस, जो हमारी आज की वीडियो के टॉपिक है, मैंने दो टॉपिक को एक ही वीडियो में मिक्स करा है क्योंकि गाइस ये जो टॉपिक है ज़्यादा बड़े नहीं है पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर के पेपर्स में इनमें से 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो गाइस, जो आज की वीडियो के टॉपिक है हमारे, वो है द प्रीएम्बल एंड सिटीजनशिप। गाइस, ये बिल्कुल मत समझना कि टॉपिक जो है छोटे हैं तो पेपर में नहीं आएंगे। गाइस, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको प्रियम्बल के बारे में थोड़ी बेसिक चीज़ें बता देता हूँ जो शायद आपको काफ़ी हेल्प भी करें। जैसे प्रियम्बल का मतलब क्या होता है, प्रियम्बल होता क्या है। तो गाइस, जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल का गाइस जो प्रियम्बल है, ये एक लेटिन वर्ड प्रियम्बलस से निकला है। इसका मतलब होता है टू गो बिफोर। गाइस, और अब जानते हैं प्रियम्बल होता क्या है। गाइस, किसी भी एक्ट का जो पर्पस, यूज और ऑब्जेक्टिव्स बताए उसको कहते हैं हम प्रियम्बल। मतलब कि जो कोई भी एक्ट है उसका जो भी यूज, उसके ऑब्जेक्टिव्स और उसके पर्पस जो भी बताएगा उसे कहते हैं हम प्रियम्बल। ऐसे ही गाइस, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडॉप्ट कब हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। और गाइस, लागू कब हुआ था वो, फोर्स में कब आया था, 26 जनवरी 1950 में। गाइस, ये थी हमारी प्रियम्बल के बारे में थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब हम करते हैं हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जो हमारा गाइस पहला क्वेश्चन है वो है द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज। ये गाइस कह रहा है जो प्रियम्बल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डिक्लेयर करता है कि इंडिया को क्या। तो गाइस, इसका सही आंसर होगा अ सोवरियन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ये गाइस जो हमारा प्रियम्बल है, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, इंडिया को डिक्लेयर करता है ऐसे। और गाइस, जानते थोड़ा इनका सोवरेन का मतलब क्या होता है गाइस। सोवरेन का मतलब गाइस इंडिपेंडेंट कंट्री। मतलब कि कोई भी बाहर की जो कंट्री है वो इंडिया के इंटरनल मामलों में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकती, क्योंकि इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, वो अपने सारे फैसले खुद ले सकती है। और गाइस, ऐसे ही है सोशलिस्ट। गाइस, इसमें सोशलिस्ट का मतलब है वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट से गाइस हमारा मतलब यहाँ पे क्या है, मतलब कि जो हमारा इंडिया है उसमें से गरीबी को और जो सब असमानताएं होती है उनको हटाना, इसका मतलब होता है वेलफेयर स्टेट। अब गाइस, जो थर्ड है हमारा वो है सेक्युलर। गाइस, सेक्युलर का मतलब क्या है, स्टेट हैज नो रिलीजन। मतलब कि जो स्टेट है उसका कोई रिलीजन नहीं है, उसका कोई धर्म नहीं है। बट इंडिया में हर एक आदमी को इंडिविजुअली अपना धर्म चुनने की पूरी छूट है। और गाइस, अगला है डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। गाइस, जो डेमोक्रेटिक, गाइस डेमोक्रेटिक को मैं दो वर्ड में तोड़ूंगा, डेमोक्रेसी भी कह सकते हैं डेमोक्रेटिक को। गाइस, डेमो का मतलब होता है पीपल और क्रेसी का मतलब होता है रूल। बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पे सरकार है वो लोगों द्वारा चुन के बनाई जाती है। और हम सरकार को कब चुन सकते हैं, बाय वोट। और वोट हमें डालने का अधिकार कब मिलता है, जब हम 18 साल के हो जाते हैं। तो गाइस, ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया अ सेकुलर स्टेट, दिस मीन्स दैट। गाइस, हमने ऊपर ही पढ़ा इसके बारे में, सेकुलर। इसी से क्वेश्चन आ गया, देखो गाइस, पूरा एक सिर्फ एक वर्ड से जैसे पेपर में। तो गाइस, इसका मतलब क्या है, हम बताना है कि जो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन है डिक्लेयर करता है कि इंडिया एक सेकुलर स्टेट है। तो इसका मतलब क्या है गाइस। तो गाइस, इसका मतलब है ऑप्शन सी आंसर सही है इसका, द स्टेट रिगार्ड्स रिलीजन एज अ प्राइवेट अफेयर ऑफ अ सिटीजन एंड डज नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस। गाइस, इसका बेसिकली मतलब यही है, यहाँ पे हर किसी को अपने आप, मतलब जो स्टेट है उसका कोई रिलीजन नहीं है, पर जो इंडिविजुअल बंदे हैं वो अपना धर्म बिना किसी चीज़ के चुन सकते हैं। मेन इसका मतलब यही है, सेक्युलर स्टेट। गाइस, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन, द वर्ड सेक्युलरिज्म वाज इंसर्टेड इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय। तो गाइस, यहाँ बोला है कि जो वर्ड है सेक्युलरिज्म वो इंसर्ट किया गया था प्रियम्बल में कौन से अमेंडमेंट के तहत। तो गाइस, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 42nd अमेंडमेंट के तहत। गाइस, मैं आपको बताता हूँ 42nd अमेंडमेंट के तहत जो है तीन वर्ड्स जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। अभी हम सेक्युलर और इंटीग्रिटी के बारे में आगे और पढ़ेंगे। गाइस, आपने देखा होगा कि जो प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन है, जो एक ट्रेंड आ रहा है कि इस टाइम पे जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ आया था या एक्ट बना था, उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन था, उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन था उस कंट्री का। तो ऐसे गाइज, ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है, जब 42nd अमेंडमेंट के तहत सेक्युलरिज्म आया था और जो दो वर्ड भी आए थे, उस टाइम पे हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन था या हमारा प्रेसिडेंट कौन था।
तो गाइज उस टाइम पे जब 42nd अमेंडमेंट आया तो वो किसने इनेक्ट किया था गाइज? 1976 में आया था बाय प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। तो अगर आज के पेपर में ये पूछ लें जब 42nd अमेंडमेंट आया था तो उस टाइम पे हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन था? तो उसका आंसर होगा गाइज इंदिरा गांधी। बढ़ते हैं गाइज अपने अगले क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन मुझे गाइज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। हमें गाइज ये 4 स्टेटमेंट दे रखी है, हमें ये बताना है इनमें से कौन सी करेक्ट है। तो गाइज इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सोशल इक्वलिटी इज गारंटेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब गाइज जो हमारा संविधान है, हमारे संविधान में सामाजिक समानता की गारंटी है। सी का मतलब गाइज हुआ जो हमारे संविधान है उसमें सामाजिक समानता की गारंटी है। और जो बाकी के ये 3 स्टेटमेंट है ये तीनों की तीनों गलत है। तो हमारा आंसर क्या होगा गाइज? ऑप्शन सी इज करेक्ट। बढ़ते हैं गाइस अपने अगले क्वेश्चन पर। फिफ्थ क्वेश्चन ये व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950 व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इनॉग्रेटेड। गाइस हमारे से ये पूछ रहा है जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था 26 जनवरी 1950 में, उस टाइम पे हमारा जो स्टेटस था वो क्या था? गाइस हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पे हमारे पास बस दो ही चीज़ थी उसके अंदर, प्रियम्बल के अंदर। गाइस इसका आंसर है सी, सोवेरियन एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। बाद में 1976 में 3 वर्ड और जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। पर जब हमारा पहली बार बना था कॉन्स्टिट्यूशन उसके अंदर ये सिर्फ 2 ही वर्ड थे, सोवरेन एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो इसका आंसर होगा गाइस ऑप्शन सी। गाइस बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। सिक्स्थ क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब इंडिया अ सेकुलर स्टेट। मतलब गाइस ये पूछा है कि कौन डिस्क्राइब करता है इंडिया एक धर्म निरपेक्ष प्रदेश है या फिर कंट्री है। तो गाइस इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा प्रियम्बल हमें बताता है कि जो इंडिया एक धर्म निरपेक्ष कंट्री है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। सेवंथ क्वेश्चन द प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स इंडिया एज। ये कह रहा है गाइस जो हमारा प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का वो इंडिया को पढ़ता है एक सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। जो डिफाइन करते हैं गाइस नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो गाइस ये वर्ड्स हैं सारे ये हमारे डिफाइन करते हैं नेचर को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर को हमें डिफाइन करते हैं। इनका मैंने हिंदी मीनिंग लिख दिया है जो आप पढ़ सकते हैं। वैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सारा समझा दिया इसके बारे में। तो बढ़ते हैं गाइस अपने अगले क्वेश्चन पर। एट्थ क्वेश्चन विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द टर्म सेक्युलर इन इंडिया। गाइस हमें बताना है जो जो करेक्ट बताना है जो सेक्युलर वर्ड है इसकी हमें करेक्ट एक्सप्रेशन बताना है जो ये नीचे दे रखे हैं। तो गाइस इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, देयर इज नो रिलीजन ऑन द स्टेट इन इंडिया। मतलब कि गाइस सेक्युलर का मतलब क्या है? यहाँ पे स्टेट का कोई धर्म नहीं है, इंडिविजुअली सबको धर्म अपना चुनने का अधिकार है बट स्टेट का कोई रीजन नहीं है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। नाइन्थ क्वेश्चन at the time of enactment of the constitution which one of the following ideals was not included in the preamble। गाइस हमारे से ये बोल रहा है जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उद्घाटन हो रहा था बन रहा था उस टाइम पे इनमें से ऑप्शन में से कौन सा इंक्लूड नहीं था प्रियम्बल में। तो गाइस इसका सही आंसर होगा सोशलिस्ट। मैंने क्यों गाइस आपको बताया ऊपर भी एक क्वेश्चन आया था जिसमें सोवरियन एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था। जो सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी है ये बाद में जोड़ा गए हैं 1976 में 42nd अमेंडमेंट के तहत। उस टाइम पे सोशलिस्ट नहीं था। और जो गाइस ये बाकी का ऑप्शन है लिबर्टी, इक्विलिटी और जस्टिस एंड फ्रेंटरिटी फ्रेंटर्निटी। तो गाइस ये हमारे डिफाइन करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, ये थे उस टाइम पे। बढ़ते हैं गाइस अपने अगले क्वेश्चन पर। टेंथ क्वेश्चन which amendment of the Indian Constitution inserted the two words socialist and secular in the preamble। गाइस देखो वही क्वेश्चन आ गया, ये हमसे पूछा है कि कौन से अमेंडमेंट ने हमारे प्रियम्बल में सोशलिस्ट एंड सेक्युलर जो है जोड़ा था। तो गाइस इसका सही आंसर होगा 42nd अमेंडमेंट। थोड़ा यहाँ पे लिखने में थोड़ा टाइपिंग एरर आ गया है। कब? 1976। हमारे से पूछ लेगा इस पेपर में जब हमारा 42nd अमेंडमेंट के तहत 2 वर्ड आए थे सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, उस टाइम पे हमारे प्रेसिडेंट कौन थे। तो गाइस इसका सही आंसर होगा फखरुद्दीन अली अहमद।
गाइस मैं एक बात और बता दूं, जो हमारा प्रियम्बल है सिर्फ एक ही बारी अमेंड किया गया है, मतलब कि एक ही बारी मॉडिफाई किया गया है, जिसमें हमने 3 वर्ड जो है थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, किसके तहत, 42nd अमेंडमेंट के तहत। सिर्फ एक ही बारी अभी तक हमारा जो प्रियम्बल है मॉडिफाई किया गया है। बढ़ते हैं गाइस अपने अगले क्वेश्चन पर, 11th क्वेश्चन। गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर्स में क्वेश्चन ये पूछा गया है इससे, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द केशवंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया, मतलब कि स्टेट ऑफ केरला केस इज कंसिडर्ड अ लैंडमार्क। हमसे पूछा गया गाइस, जो एक ये केस हुआ था केशवनंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इसमें जो डिसीजन आया था वो बताना है कौन सा डिसीजन लैंडमार्क के तौर पर चुना गया था। तो गाइज इसका आंसर है ऑप्शन डी, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज डिफाइंड इन द प्रियम्बल कैन नॉट बी चेंज। मतलब कि गाइज अब गाइज थोड़ा ना इसको, ये क्वेश्चन जो है इसका डेफिनेशन जो मैं बताऊंगा थोड़ा बड़ा है, तो थोड़ा ध्यान से सुनना। गाइज हमारे आर्टिकल है 368। गाइज 368 जो आर्टिकल है वो पावर देता है पार्लियामेंट को क्या करने के लिए, अमेंड, लगी वो जो आर्टिकल 368 है वो पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बदलाव कर सकता है। पर गाइज जो हमारे बेसिक फीचर है प्रियम्बल के, लगी जो आर्टिकल 368 है, पार्लियामेंट में वो पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो प्रियम्बल को चेंज कर सकता है, मतलब कि उसको मॉडिफाई कर सकता है, पर उसके बेसिक स्ट्रक्चर हैं जो, उनसे छेड़छाड़ नहीं कर सकता। और गाइज अब आप कहेंगे कि फिर 42nd अमेंडमेंट में कैसे, उन्होंने जो 42nd अमेंडमेंट था उसमें वो प्रियम्बल जो है वर्ड्स हैं वो उन्होंने कैसे ऐड कर दिए। गाइज मैंने, आप ध्यान से सुनो, मैंने बोला जो बेसिक स्ट्रक्चर है प्रियम्बल का उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकता। जो 42nd अमेंडमेंट के तहत 3 वर्ड आए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, वो उन बेसिक स्ट्रक्चर जो था उनको भी और स्ट्रॉन्ग कर रहे थे, उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी, बस और अलग से ऐड कर रहे हैं ताकि और भी पावरफुल हो जाए। अब गाइज जो दो केस हुए थे, एक केस में भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस, और एक था रे बर्बरी यूनियन एंड एक्सचेंज ऑफ इनक्लेव। गाइज जो रे बर्बरी एक्सचेंज एंड इनक्लेव केस था, उसमें क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने, जो हमारा प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, और उसको हम अमेंड भी नहीं कर सकते, मतलब कि उसको मॉडिफाई भी नहीं कर सकते। बट गाइज जब आगे केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा जो हमने लास्ट डिसीजन दिया था उसमें थोड़ी गलतियां थी, फिर उन्होंने जो केशवानंदा भारती केस आया उसमें बोला कि जो हमारा प्रियम्बल है उस वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है और उसमें हम चेंज कर सकते हैं, बट बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसका, उसमें से छेड़छाड़ नहीं कर सकते, उसमें कुछ और ऐड कर सकते हैं। गाइस ये दो केस हुए थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट केस थे, रे बर्बरी केस और केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस। एक बार दोबारा बताता हूँ, जो रे बर्बरी केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि जो प्रियम्बल है वो पार्ट नहीं है और उसको हम अमेंड नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते। पर जब बाद में केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया केरला का केस आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा देखा कि हमारे से थोड़ी गलती हुई है, क्योंकि जो बाकी के एक्ट हैं वैसे ये प्रियम्बल को भी उसी तरह लाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसलिए उन्होंने बोला कि जो प्रियम्बल है वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और उसमें हम थोड़े बहुत एक्सचेंजेस कर सकते हैं। तो गाइज थोड़ा ये क्वेश्चन लेंथी था, थोड़ा डीपली समझना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा। और गाइज 1973 में हुआ था इस केस, ठीक है गाइज। तो बढ़ते हैं आप अगले क्वेश्चन पर, 12th क्वेश्चन। In which amendment the word socialist, secular, and unity and integrity of the nation were added to the preamble of the Constitution in of India? फिर से सेम क्वेश्चन गाइज, ये देखो गाइज पेपर में सेम क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा गया है ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए, पर हम अगर हम ढंग से पढ़ेंगे तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे। गाइज इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 42nd अमेंडमेंट के तहत सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी को कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल में जोड़ा गया था। गाइज एक बात बता दूं, जो 42nd अमेंडमेंट है इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। गाइज इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं, क्योंकि गाइज जो 42nd अमेंडमेंट के तहत जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी सारे चेंजेस किए गए थे, काफ़ी सारे सुधार किए गए थे, इसलिए 42nd अमेंडमेंट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसके तहत ही, इस अमेंडमेंट के तहत ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी सारे सुधार किए गए थे। बढ़ते हैं अपने
अगले क्वेश्चन पर 13th क्वेश्चन, द आइडियाज एंड ऑब्जेक्टिव्स आउटलाइंड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन फर्दर एलेबोरेटेड इन। गाइस हमसे ये बोला है कि जो आइडियाज हैं और ऑब्जेक्टिव्स है प्रीएम्बल के, वो हम उनके बारे में हमें और पढ़ने को कहाँ मिलेगा, उनके बारे में और हमें कहाँ जानकारी मिलेगी और भी ज़्यादा। तो गाइस इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, द चैप्टर ऑन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में हमें मिलेगा पढ़ने को, फंडामेंटल राइट्स में मिलेगा हमें पढ़ने को, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में हमें और भी इनके बारे में पढ़ने को मिलेगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 14th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिबर्टी इज नॉट एम्बॉडीड इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। गाइस हमसे पूछा है इसमें कौन सी इनमें से लिबर्टी मतलब कि स्वतंत्रता है जो प्रीएम्बल में नहीं दी गई है। तो गाइस इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इकोनॉमिक लिबर्टी जो हमारे प्रीएम्बल में नहीं दी गई है। लिबर्टी ऑफ थॉट मतलब कि आप सोचने की पावर जो आपको स्वतंत्रता दी गई है, जो जैसा मर्जी सोच सकते हैं। लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन दी गई है, लिबर्टी ऑफ बिलीफ दी गई है, पर जो लिबर्टी ऑफ इकोनॉमिक है वो हमें प्रीएम्बल में नहीं दी गई है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 15th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वाज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1975। तो गाइस जो इसका आंसर है वो होगा ऑप्शन डी। जो गाइस इंटीग्रिटी है वो 1975 में नहीं जोड़ा गया था, फ्रेटर्निटी, सोवरियन और इक्वलिटी जो है जोड़ा गया था। तो गाइस जो इंटीग्रिटी है वो 42nd अमेंडमेंट में जोड़ा गया था 1976 में। बढ़ते हैं गाइस अपने अगले क्वेश्चन पर। 16th क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग वर्ड्स। हमें गाइस ये थोड़े 4 वर्ड्स दे रखे हैं, हमें इनको कंसीडर करना है। चूज द रिस्पॉन्स दैट गिव्स द करेक्ट इन द प्रीएम्बल। हम बताना है गाइस कि जो ये वर्ड हैं ये हमारे प्रीएम्बल में किस तरह से अरेंज है। तो गाइस इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। पहले आता है सोवरियन, फिर इसके बाद आता है सोशलिस्ट, फिर उसके बाद आता है सेक्युलर और लास्ट में आता है डेमोक्रेटिक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ये सीरीज वाइज से लगाए गए हैं, आपको ऐसे याद करने हैं, सोवरियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक। बढ़ते हैं गाइस अपने अगले क्वेश्चन पर। 17th क्वेश्चन, द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन adopted on 26 November 1949 did not include the term। गाइस हमसे पूछा है जो प्रीएम्बल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उसको अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, बट इन वर्ड्स में से कौन सा इनमें से नहीं इंक्लूड किया गया था। तो गाइस इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 2 3 को इंक्लूड नहीं किया गया था, मतलब कि सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी को जब हमारा 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था उस टाइम पे ये तीनों वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं थे। इनको बाद में 42nd अमेंडमेंट के तहत 1976 में जोड़ा गया है। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, 1 2 और 3। बढ़ते हैं गाइस अपने अगले क्वेश्चन पर। 18th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रीएम्बल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमें गाइस कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, हमें कंसिडर करनी है और बताना है कि इनमें से कौन सी करेक्ट है, और नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे गाइस। तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन बी, ओनली 1 2 4 जो है स्टेटमेंट सही है। गाइस जब पढ़ते हैं 1 2 और 4 मतलब कि 1 फर्स्ट स्टेटमेंट सही है हमारी, सेकंड सही है, थर्ड गलत है और फोर्थ सही है। गाइस पढ़ते हैं, द ऑब्जेक्टिव resolution proposed by पंडित जवाहरलाल नेहरू अल्टीमेटली बिकम द प्रीएम्बल। गाइस थोड़ा इसको और मैं करता हूँ, थोड़ा और भी बताता हूँ इसके बारे में। गाइस जो प्रीएम्बल जो है जो किसने बनाया गाइस, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने एक ड्राफ्ट जो है प्रपोज किया, जिसमें गाइस लिखा हुआ था कि लोगों को कौन कौन से राइट्स और लिबर्टी मिलेगी। गाइस इसी ड्राफ्ट को कहते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो बाद में प्रीएम्बल बन गया जनवरी 22 1947 को। मतलब कि जो ड्राफ्ट पेश किया गया था जिसको हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहते हैं, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पेश करा था हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने दिसंबर 13 1946 में, जो बाद में प्रीएम्बल बन गया जनवरी 22 1947 को। तो कई ये थी हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट जो कि सही है। अब जो कई सेकंड स्टेटमेंट है वो है इट इज़ नॉट जुडिशिएबल इन नेचर, ये भी सही है गाइज।
और गाइज में थर्ड है जो इट कैन नॉट बी अमेंडेड, ये गाइज गलत है। हम प्रेम्बल है उसको हम अमेंड कर सकते हैं, उसको हम थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं, पर उसके बेसिक स्ट्रक्चर के साथ हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो गाइज जो फोर्थ है वो है इट कैन नॉट ओवरराइड द स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी गाइज बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अब गाइज बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक में। हमारा प्रियम्बल के ऑप्शन खत्म हो गए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे गाइज, इसके क्वेश्चन में से हमने इनको डिफाइन और डेप्थ में पढ़ा और इसमें से और भी क्वेश्चन निकाले। अब बारी है सिटीजनशिप की। तो गाइज जो हमारी सिटीजनशिप का पहला क्वेश्चन और हमारी वीडियो का 19 क्वेश्चन है वो है विच वन अमोंग द फॉलोइंग हैज द पावर टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया। गाइज इनसे पूछा है कि किसके पास जो है पावर है रेगुलेट करने की राइट ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया में। तो गाइज इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी द पार्लियामेंट बाय आर्टिकल 11। पार्लियामेंट के पास पावर है रेगुलेट करने की राइट ऑफ सिटीजनशिप आर्टिकल 11 के थ्रू। बढ़ते हैं गाइज अपने अगले क्वेश्चन पर। 20th क्वेश्चन, with what subject do the article 5 to 11 of the constitution of India deals। हमें बताना है गाइज आर्टिकल 5 to 11 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो किस चीज के साथ डील करता है। तो गाइज इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सिटीजनशिप के साथ ये डील करता है आर्टिकल 5 to 11 जो कि हमारे पार्ट सेकंड में है। बढ़ते हैं गाइज अपने अगले क्वेश्चन पर। 21st क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल्स ऑफ सिटीजनशिप आर मेंशन्ड। हमसे पूछा है कि कौन से पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन के सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है बेसिकली। तो गाइज इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सेकंड पार्ट के अंदर हमें डिस्क्राइब किया गया है सिटीजनशिप आर्टिकल 5 to 11 के अंदर। ऐसी गाइज ऑप्शन ए में हमारा जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर बताया गया है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में आर्टिकल 1 से लेकर 4 में। ऐसे हमारे थर्ड पार्ट में बताया गया है फंडामेंटल राइट्स के बारे में, और ऐसे ही फोर्थ पार्ट में बताया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 22nd क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सिटीजनशिप बी प्रोवाइडेड इन इंडिया। हम बताना है गाइज इनमें से कौन सी कंडीशन के तहत जो है हमें सिटीजनशिप मिलती है इंडिया की। तो गाइज इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मतलब कि ऑल ऑफ द अबव। मतलब गाइज जो हमारे तीनों है हम इन तीनों के बेसिस पे इंडिया की सिटीजनशिप ले सकते हैं। गाइज वन शुड बी बोर्न इन इंडिया आइदर ऑफ हुज पेरेंट्स वाज बोर्न इन इंडिया who has been ordinary resident of India for not less than 5 years। गाइज इन तीनों में से अगर हमारे पास एक भी चीज़ है तो हमें इंडिया की सिटीजनशिप मिल सकती है। पहला है कि हम पैदा हुए हो इंडिया में तो हमें मिल जाएगी, या फिर हमारे पेरेंट्स में से कोई पैदा हुआ हो तब मिल सकती है हमें, या फिर हम इंडिया में रह रहे हैं 5 साल से ज़्यादा से तो हमें हमें इंडिया की सिटीजनशिप मिल सकती है। इनमें से कोई एक सिचुएशन जो है फुलफिल होनी चाहिए। बढ़ते गए अपने अगले क्वेश्चन पर। 23rd क्वेश्चन, द ब्रांड नेम ऑफ 16 डिजिट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर टू असाइन टू ईच इंडिविजुअल इन द कंट्री विल बी। गाइस कह रहा है जो एक ब्रांड नेम है 16 डिजिट का जो कंट्री के हर एक पीपल को दिया गया है उसका नाम क्या है। तो गाइस इसका आंसर है सी आधार, मतलब कि आधार कार्ड बेसिकली हम सबके पास है गाइस। जो इसमें आपको नंबर है वो 16 डिजिट का होता है गाइस। तो गाइस इसके बारे में गाइस ये थोड़ा करंट टॉपिक है इसमें से सिटीजनशिप में से, और इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इसको पढ़ना। तो कैसे पढ़ते हैं, जो आधार है वो इशू किसके द्वारा किया जाता है, UIDAI मतलब कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा आधार कार्ड जो है इशू किया जाता है, जो कि फाउंड हुई थी जो गाइस ये अथॉरिटी है ये फाउंड हुई थी 28 जनवरी 2009 को। बेसिकली गाइस ये आधार कार्ड के लिए ही बनाई गई थी अथॉरिटी। तो गाइस इसकी हमने बारे पढ़ लिया। अब थोड़ा और पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। 24th, आधार इज अ प्रोग्राम। हमें बताना है आधार एक प्रोग्राम क्या था। तो गाइस इसका सही आंसर है ऑप्शन डी टू प्रोवाइड आइडेंटिटी टू इंडियन कौनसी इंडियन रेजिडेंट्स। तो गाइस हमारा आधार क्या था, प्रोवाइड करना आइडेंटिटी इंडियन रेजिडेंट्स को, जो कि गाइस फर्स्ट जो आधार कार्ड है वो इशू हुआ था 29 सितंबर 2010 को। जो हमारा पहला आधार कार्ड है वो 29 सितंबर 2010 को बना था। और ये किसके द्वारा बनाया जाता है गाइस, हमें ऊपर पढ़ा UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया जाता है, जो कि फाउंड हुई थी 28 जनवरी 2009 में। तो ये थोड़े करंट टॉपिक्स थे सिटीजनशिप के।
अब गाइज हमारा लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का, और उसके बाद हम गाइज पढ़ने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारा 2009 में हुआ था। गाइज काफ़ी चांसेस है इसमें, 99% चांसेस है कि आने वाले पेपर्स में उसमें से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो गाइज ये लास्ट जो 25th के बाद एक क्वेश्चन है, उसको बिल्कुल मत करना। काफ़ी चांसेस है इसमें से क्वेश्चन पूछे जाने के। तो गाइज जल्दी से हमारा 25th क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे हम अपना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। विच कंट्री एक्सेप्टेड द डुअल पॉलिसी ऑफ सिटीजनशिप। कैसे बताना है, विच कंट्री एक्सेप्टेड द पॉलिसी ऑफ डुअल सिटीजनशिप। हम कौन सी कंट्री ने डुअल सिटीजनशिप की पॉलिसी जो है एक्सेप्ट करी है। तो गाइज इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यूएसए। तो गाइज हम आ गए अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारी वीडियो का है, जो करंट टॉपिक है। इसका नाम है CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। गाइज 2019 में आपने देखा होगा दिल्ली में कितने दंगे हुए हैं इसके पीछे, इस एक्ट के पीछे। तो गाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से काफ़ी चांस है कि पेपर में क्वेश्चन पूछ लें। तो हमने इसके मेन पॉइंट्स को डिस्क्राइब करा है, ताकि अगर पेपर में क्वेश्चन इससे आता है तो आप आंसर दे सकें। तो गाइज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 करंट टॉपिक है एकदम। गाइज इसका पहला पॉइंट है, द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बिल 2019 has been passed by the Parliament with the Rajya Sabha approving it on December 11, 2019। हेलो गाइस, जो CAA है ये 2019 में पास किया गया था राज्यसभा की सहमति से दिसंबर 11, 2019 को। अब गाइस अगला पॉइंट है, द बिल वॉज प्रपोज बाय द लोकसभा ऑन December 9, 2019। और लोकसभा में गाइस ये कब प्रपोज किया गया था, December 9, 2019 को। और राज्यसभा ने इसको अप्रूव कर दिया था December 11, 2019 को। गाइज पढ़ते हैं अब अपना अगला पॉइंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइज। इसमें से काफ़ी चांस है इस पॉइंट में से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाने के। तो गाइज क्या है, द प्रोविजन ऑफ द बिल विल नॉट अप्लाई ऑन द ट्राइबल एरियाज। तो गाइज हमें जो बताना है कि जो इस प्रोविजन जो हमारे CAA 2019 है, इसका जो रूल है ये कुछ हमारी स्टेट्स में लागू नहीं होता। तो गाइज पढ़ते थोड़ा उसके बारे में। गाइज जो लागू नहीं होता किस में नहीं होता, ट्राइबल एरियाज में, आदिवासी क्षेत्र में, जैसे असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा, इंक्लूड इन द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। गाइज ये कह रहा है जो CAA 2019 है, इसके जो रूल है ये ट्राइबल एरियाज, आदिवासी क्षेत्र में लागू नहीं होते, जिसमें आता है असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा, जो कि हमारे 6th शेड्यूल में बताया गया है। अब गाइज इसके आगे और पढ़ते हैं। ऐसे ही जो एरियाज हैं, एरिया विच आर रेगुलेटेड थ्रू द इनर लाइन परमिट रिजाइम। गाइज इनर लाइन परमिट रिजाइम क्या होता है गाइज, बेसिकली हमारी कुछ स्टेट हैं जो इनर लाइन परमिट में आती है। इसका मतलब क्या होता है गाइज, उस स्टेट में जाने के लिए हमें वहाँ की गवर्नमेंट से एक परमिट लेना पड़ता है कि हम यहाँ पे इस चीज़ के लिए आ रहे हैं, घूमने के लिए आ रहे हैं और इतने दिन तक रहेंगे। हम उसमें उस स्टेट में हम बिना परमिशन के जा नहीं सकते लीगली। तो गाइज विच इंक्लूडेड आंध्र, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एंड नागालैंड। गाइज इनर लाइन परमिट में जो स्टेट है वो कौन सी आती है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एंड नागालैंड। गाइज इसमें भी इस CAA 2019 के रूल इन स्टेट में भी लागू नहीं होते। गाइज द इंक्लूजन ऑफ द मणिपुर इन इनर लाइन परमिट वॉज ऑल्सो अनाउंस्ड ऑन December 10, 2019। गाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इसमें से, हमसे पूछा जा सकता है पेपर में। जो इनर लाइन परमिट है उसमें 3 स्टेट्स है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एंड नागालैंड। आपको क्वेश्चन में तीनों स्टेट के नाम बता देगा। अब गाइस हमसे ये पूछ सकते हैं जो अगली स्टेट है इनर लाइन परमिट में, वो कौन सी जोड़ी गई है या फिर कब जोड़ी गई है। तो उसका आंसर होगा मणिपुर जो है इनर लाइन परमिट में अभी हाल ही में December 10, 2009 को जोड़ी गई है। तो जिससे कि इनर लाइन परमिट में अब टोटल 4 स्टेट हो गई है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड तो थी पहले से, जो अभी नई जोड़ी गई है वो है मणिपुर। मणिपुर भी इनर लाइन परमिट में आती है। तो गाइज इस पूरे पॉइंट का मतलब क्या हुआ, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर, इसमें CAA 2019 के रूल लागू नहीं होते इन स्टेट्स में। बढ़ते गए अपने अगले क्वेश्चन पर, अगले पॉइंट पर। ओनली दोज माइग्रेंट्स फ्रॉम द अफोर्सेड कंट्रीज विल बी एलिजिबल फॉर इंडियन सिटीजनशिप हु एंटर्ड इंडिया ऑन और बिफोर December 31st,
2014। गाइस इस पॉइंट में बोला गया है कि सिर्फ वही माइग्रेंट्स दूसरी कंट्री से एलिजिबल होंगे इंडिया की सिटीजनशिप के लिए, मतलब कि बाहरी कंट्री से जो लोग आए हैं इंडिया में, सिर्फ इंडिया की सिटीजनशिप के लिए वही एलिजिबल होंगे जो दिसंबर 31 2014 से पहले आए हैं, वही उनको ही इंडिया की सिटीजनशिप मिलेगी। जो बाहरी कंट्री में से लोग आए हैं इंडिया में, अगर वो 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हैं तो उनको इंडिया की सिटीजनशिप मिलेगी। इसके इसमें जो है ये भी था एक। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। द प्रेसिडेंट अकॉर्ड हिज असेंट टू द बिल ऑन December 12, 2019, कैब नाउ बिकम CA। इसका मतलब है जो प्रेसिडेंट है उसने अपनी सहमति जो है इस अमेंडमेंट पे December 12, 2009 को दे दी थी। अब जो कैब है लाइक सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो है वो अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बन गया है। हम ये भी कह सकते हैं गाइस जो CAB और CA ये कॉमन है, ये पहले कैब के नाम से जाना जाता था, इसको अब CAA के नाम से जाना जाता है। पेपर में ये भी आ सकता है गाइस क्वेश्चन कि अब कैब जो है कौन किसको, कैब जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, अब इसको क्या कर दिया गया है। तो ऑप्शन में अगर आपको दिखे CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट तो आपका आंसर होगा CAA। बढ़ते गाइस इसके लास्ट पॉइंट पर। Provision of giving citizenship of India on the basis of the citizenship of mother was introduced in 1992 Indian Citizenship Act Amendment Act 1992। गाइस ये कह रहा है जो एक रूल था सिटीजनशिप देने का, अब उनकी मदर की बेसिस पे, मतलब कि अगर तुम्हारी माँ जो है मदर है वो अगर इंडिया से होगी तो आपको भी सिटीजनशिप मिल जाएगी। वो था गाइस 1992 में इंट्रोड्यूस हुआ था। तो अब जो बदलाव हो गए हैं, अब मदर फादर में से कोई भी होना चाहिए, या फिर 5 साल से ज़्यादा आपको कंट्री में रहना होगा, या फिर आप जो है बर्थ जो आपका इंडिया में हुआ हो तो आपको इंडिया की सिटीजनशिप मिलेगी। तो गाइज ये थे आज की वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। टिल देन कीप वॉचिंग, अब मिलते हैं अगली वीडियो में।